हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिन से हम रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें साइंस की वेटेज 25 मार्क्स की होती है। और हम इस सीरीज़ में ऐसे प्रश्न को करते हैं जो एग्ज़ाम में आने की पूरी तरह से पॉसिबिलिटी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें, जिससे आपको इस चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और दोस्तों, यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ऐड कर देंगे। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहां पहले से ही 2,25,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और आप हमारे टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। अब बोल रहा है कि मुक्त रूप से गिरना संभव कहाँ है, कहाँ पे हम लोग मुक्त रूप से गिर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यदि हम ऐसे ही ये वातावरण में ही, जैसे ये एटमॉस्फेयर में कोई पत्थर हम गिराए, तो देखने में क्या लगता है कि चलो मुक्त रूप से ये गिर रहा है, क्योंकि इसे तो कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों नहीं, इसमें धूलकन है, इसमें जलवाष्प है, कुछ वायु भी इसे रोक रहा है। ये सब उसे रोकता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता, नगण्य जैसा लगता है इसलिए। लेकिन जब निर्वात, जैसे वैक्यूम जिसको बोलते हैं, जैसे कोई शीशा का घर एकदम पैक, जहाँ पे हवा एकदम थोड़ा सा भी ना हो, उसमें अगर कोई चीज़ गिराएंगे तो एकदम पूर्ण रूप से मतलब गिरेगी। उसमें कोई भी नीचे से कोई फोर्स नहीं लगेगा ताकि उसका विरोध करे, वो स्वतंत्र रूप से गिरेगी। ठीक है, तो इसका आंसर निर्वात हो जाएगा। निर्वात हो जाएगा। देखिए, इसका आंसर निर्वात हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करता है। अब अंतरिक्ष यान में कोई व्यक्ति है, वो अपना वजन को कैसा महसूस करेगा? ज़्यादा महसूस करेगा, कम करेगा, शून्य करेगा, या जी फोर्स पर निर्भर करेगा? देखिए, तो वजन क्या होता है, वेट क्या होता है? वेट होता है W बराबर m/g। मास कुछ होगा, द्रव्यमान कुछ होगा, और जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में जी का मान तो 0 होता है, और यदि जी का मान 0 हो गया तो वेट उसका क्या हो गया? m कुछ भी रहे, 5, 10 कुछ भी रहे, m कुछ भी रहे, अगर यदि जी का मान ही 0 हो गया तो वेट उसका क्या हो गया? वेट तो उसका 0 हो गया। तो वही पूछ रहा है कि अपना वजन अंतरिक्ष यान में कोई अंतरिक्ष यात्री अपना वजन कैसा महसूस करेगा? 0 महसूस करेगा, 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दबाव। अब हमसे सिंपल पूछा कि दबाव का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग पढ़े होंगे दाब बराबर बल बट्टा एरिया क्षेत्रफल। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि बल बट्टा क्षेत्रफल तो कोई ऑप्शन ही में नहीं है। तो यहाँ देखिए, ये प्रक्षेपण है, तो बल को ही प्रक्षेपण कहते हैं या फिर उत्क्षेप कहते हैं। ये बल, प्रक्षेपण, उत्क्षेप सब एक ही चीज़ को कहा जाता है। तो दाब का फॉर्मूला क्या हो गया? प्रक्षेपण बट्टा क्षेत्रफल। प्रक्षेपण हो, बल हो या उत्क्षेप हो, सब एक ही चीज़ को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सीधा फार्मूला था, दाब का फार्मूला प्रक्षेपण बट्टा एरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? ये भी सीधा फार्मूला पूछा है कि जो मास मतलब द्रव्यमान बट्टा प्रति वॉल्यूम आयतन, ये किसका फार्मूला होता है? सीधा ये उल्टा, उसमें दे ही दिया था और पूछ रहा था फार्मूला, इसमें फार्मूला दे दिया और पूछ रहा है कि ये किसका फार्मूला है। तो द्रव्यमान बट्टा आयतन किसका फार्मूला होता है? घनत्व का। बस यही पूछा है, घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। उसमें
इससे पहले वाले क्वेश्चन में मुझे फार्मूला दे दिया था और पूछ रहा था, सॉरी मुझे ये दे दिया था और इसका फार्मूला पूछ रहा था, और इस क्वेश्चन में मुझे फार्मूला दे दिया है और पूछ रहा है कि ये किसका है, ये घनत्व का फार्मूला। ठीक है, याद रखिए द्रव्यमान बट्टा आयतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा। अगर जलवायु में जलवाष्प की मात्रा अगर अधिक हो जाती है, जैसे कि बारिश के समय में जलवायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है, जब वर्षा होती है तो वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है, तो वाष्पीकरण, अब जब हम कपड़ा को सुखाते हैं बारिश के टाइम में, क्या जल्दी सूख जाता है। कपड़ा को सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाता है, वो नहीं ना सूखता है। क्यों नहीं सूखता, क्योंकि वातावरण में जलवाष्प है बहुत सारा, और जलवाष्प है तो उसको वाष्पीकरण होने नहीं दे रहा। मतलब क्या है, जब जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण ही तो कपड़ा नहीं सूखता है। तो जलवाष्प की जो दर होगी जो घट जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम, एक वाष्प जो होता है विलोमानुपात होता है वाष्पीकरण का। ठीक है, अगर जलवाष्प बढ़ेगा तो वाष्पीकरण घटेगा, जलवाष्प घटेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों का संबंध विलोमानुपात है। तो जलवाष्प की मात्रा अगर बढ़ रही है, अधिक हो रही, तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, जैसे हम ठोस मान लेते हैं कि कोई बर्फ़ है, ग्लास में बर्फ़ पड़ा हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ठीक है, अब यहाँ है पानी, इसको गर्म किए आग दे के, ये पानी में आ गया। तो ये पानी जब ठोस, ये बर्फ़ तो ठोस है, और जब ठोस पिघलेगा तो पानी बनेगा। जब ये पानी, ये बर्फ़ ठोस में बदल जाएगा, इसका तापमान क्या रहेगा, उस टाइम तो 0 ही रहेगा। बाद में जाके जब ये 100 डिग्री का पानी बनेगा, उसके बाद लेकिन सबसे पहले एकदम जब बर्फ़ पिघला उस टाइम तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा। तो बोलिएगा सर जो ताप दिए वो कहाँ गया, वो इसके गुप्त ऊष्मा में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित हो गया। जितना देर इसको हीट दिए, 0 डिग्री बर्फ़ से लेके 0 डिग्री पानी जब बना, तो इसका तापमान 0 डिग्री ही रहेगा। तो उतना जो ऊष्मा दिए हम, ताप दिए, हीट दिए, वो उसका गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। इसका तापमान जो है 0 का 0 ही रहेगा। फिर बाद में वो 100 डिग्री का ये पानी बनेगा, लेकिन पहले पिघलने के दौरान जब बर्फ़ जैसे ख़त्म हुआ उस टाइम उसका तापमान 0 ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। अब देखिए, सेल्सियस जैसे कोई तापमान दिया है, मान लीजिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, सेल्सियस दिया है, इसको हमको केल्विन में बदलना है। तो उसको क्या करेंगे, तो 37 में हम क्या करेंगे, 273 को जोड़ देंगे। जब 273 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 10 1 10 11 1 3 310 डिग्री। अब ये केल्विन हो गया, मतलब क्या है, केल्विन हो गया। ठीक है, मतलब सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए हमें 273 जोड़ना पड़ता है। याद रखिए, 273 जोड़ना पड़ता है। तो इसमें है दिए गए तापमान में 273 जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, केल्विन पैमाने पर दिए गए ताप को सेंटीग्रेड पैमाने पर बदलने के लिए, अब देखिए उसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेंटीग्रेड दिया था और केल्विन में बदलना था। अब केल्विन दिया है, सेंटीग्रेड में बदलना है, तो उसमें 273 जोड़ रहे थे और इसमें घटा देंगे। जैसे मान लीजिए वही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 310 आया था ना, 310 केल्विन को अगर हमको सेंटीग्रेड में बदलना है तो क्या करेंगे, तो 310 में से 273 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 37 आ जाएगा,
37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आ गया ना। तो 273 घटाएंगे, ठीक है। अगर देखिए हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं, पहले सी होता है, फिर के होता है, ABCD पढ़ेंगे तो पहले सी, तो सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलने के लिए, ये छोटा है ये बड़ा है, सी छोटा है ये बड़ा है, क्योंकि ये 3 नंबर पे आता है, ये 11 नंबर, तो छोटा बड़ा है, ठीक। ये छोटा है ये बड़ा है, सी छोटा और के बड़ा है, ठीक है। तो देखिए छोटा से बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, जोड़ते हैं। मान लीजिए ये 3 छोटा है, इसको या 11 है, तो 3 से हमको 11 बनाना, तो इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। ये याद करने का ट्रिक है, ठीक है, याद करने का ट्रिक है। छोटा से बड़ा बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा और बड़ा से छोटा बनाने के लिए घटाना पड़ेगा। मान लीजिए 11 से हमको 3 बनाना है, तो क्या करेंगे, 11 से 3 बनाना है तो इसमें से घटाएंगे 7, तभी तो बनेगा 8 घटाएंगे तो, समझ गए। तो ये ट्रिक है कि छोटा से बड़ा में जाने के लिए जोड़ते हैं, मतलब सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए जोड़ते हैं, सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए जोड़ेंगे और केल्विन से सेंटीग्रेड में आने के लिए घटाएंगे। क्या घटाएंगे, जोड़ेंगे 273, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाले लहर होते हैं। अब समुद्र में जब विस्फोट होता है तो पानी देखते होंगे कि ऐसे ऐसे चलता है, सॉरी नहीं बना मुझसे, ऐसे ऐसे कुछ चलता है, पानी चलता है ना, लहर। तो ये क्या है, तो तरंग जो होता है वो 2 प्रकार के होता है, समझ गए। हम बता दे रहे हैं, तरंग 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। अब अनुप्रस्थ में होता है कि जब धूलकण जो होता है वो लंबवत चलता है, धूलकण जो होता है वो तरंग के लंबवत मतलब 90 डिग्री, तो धूलकण ऐसे ऐसे होता है, ऐसे 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 करके चलता है, ठीक है। और ये अनुप्रस्थ का हो गया। और अनुदैर्ध्य का जो होता है वो धूलकण तरंग के समानांतर चलता है, मतलब ऐसे चलता है वो चलता कैसे है, ऐसे ऐसे चलता है, इसमें ऐसे ऐसे, हम ऐसे ऐसे चलता है, इसमें शायद दिख नहीं रहा होगा, ऐसे 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 चलता है। तो हम इसको ग्राफ में ऐसे बना दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ऐसे ऐसे चलता है। और जैसे स्प्रिंग को हम इधर से दबाएंगे, छोड़ेंगे तो कैसे होगा, एक बार इधर एक बार इधर, एक बार इधर, ऐसे ऐसे होगा ना, तो अनुदैर्ध्य ऐसे चलता है। तो हमसे पूछा गया है समुद्र का लहर कैसे चलता है, समुद्र का लहर जो होता है वो ऐसे ही चलता है, अनुदैर्ध्य का तरह, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य, ठीक है। और देखिए अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, हम 2-4 एग्जाम्पल लिख दे रहे सबका। अनुप्रस्थ, इसमें प्रकाश हो जाती है, प्रकाश, और एक तो ये देखिए समुद्र का लहर, और अनुदैर्ध्य में हो जाएगा ध्वनि, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। ध्वनि पूछे तो अनुदैर्ध्य है, ठीक है, अनुदैर्ध्य, ठीक। और प्रकाश पूछे तो अनुप्रस्थ, और ये समुद्र की जो तरंग है वो अनुप्रस्थ का ही एग्जाम्पल है, कभी कभी एग्जाम्पल भी पूछता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंग की गति जो है 700 मीटर पर सेकंड है और ध्वनि तरंग को 7 किलोमीटर की यात्रा करना है। तो ये तो सिंपल मैथ की तरह क्वेश्चन हो गया। तो कितना समय लगेगा, तो क्या होता है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टा गति या वेग, कुछ ही बोल लीजिए। तो दूरी कितना है, 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर। तो हम किलोमीटर को हम मीटर में बना लेंगे, तो 7 किलोमीटर को मीटर बनाने क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे, ये मीटर हो गया। अब निकालेंगे कि समय का फॉर्मूला, दूरी 7000 मीटर बट्टा वेग या गति 700, तो क्या आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 7 दहा में, ठीक है। तो 10 सेकेंड आ गया, ठीक है, 10 सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मैंडलिफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे,
जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था, मतलब जब मेंडलीफ अपना आवर्त सारणी बना रहे थे, उस टाइम सिर्फ 63 गो तत्व ज्ञात थे, ठीक है। और अभी कितना तत्व है, तो अभी 118 है। कहीं कहीं पे ऑप्शन 114 भी आता है। अगर आपको ये दोनों ऑप्शन मिले तो पहला ये टिक कीजिएगा, ठीक है। अगर ये नहीं रहे ऑप्शन में तब आप इसे टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों रहे तो ये, ठीक है। याद रखिए 118, कहीं कहीं ऑप्शन लेकिन 114 भी दिया था, इसलिए मैंने लिखा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। मेंडलीफ जब काम कर रहे थे उस टाइम 63 थे, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है। अब जब पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ जी बनाए थे तो उसमें मेंडलीफ जी ने कुछ जगह को छोड़ दिया था। उन्होंने बोला था कि भविष्य में कुछ ऐसे तत्वों की खोज होगी जो इस जगह पे फिट हो जाएगी। तो अगर मेंडलीफ जी उस जगह को नहीं छोड़ते तो हम लोग पता कर पाते कि हाँ आगे भी तत्व मिलेगा। तो इसके कारण इसीलिए बोला जाता है कि मेंडलीफ के कारण ही हम लोग नए तत्वों की खोज से प्रेरित हुए कि हाँ नया तत्व भी आएगा आगे भविष्य में नया तत्व। तो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल के कारण ही, क्योंकि उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल में जगह को छोड़ा था कि भविष्य में कुछ तत्वों की खोज होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार। अब देखिए सोडियम Na इसका होता है 11 और क्लोरीन का होता है 17। तो देखिए पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, ठीक, और तीसरा कक्षा में 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सोडियम का, अब देखते हैं कि इसके लिए क्लोरीन का पहले सोडियम से इसी में बना देंगे। देखिए ये हो गया, इसके अंतिम कक्षा याद रखिए, अंतिम कक्षा में कितना है 1 है। अब क्लोरीन का हम इसी में बना देते हैं, जगह नहीं है। क्लोरीन का क्या हो जाएगा 17 है, 2 8, पहला कक्षा में 2 है, दूसरा कक्षा में 8 है, तीसरा कक्षा में कितना हो जाएगा 2 8 10 हो गया। इसका 11 था, तो देखिए इसका 11 था तो 2 पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 तो 10 हो गया। तो तीसरा कक्षा में हम 1 रख दिए, ठीक है। अब क्लोरीन है तो क्लोरीन का कितना 17 है, तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में कितना देंगे हमको 2 और 8 10 हो गया, 7 बचा है। तो 2 1 पहले से है, 2 3 4 5 6 7। तो अब बोलिएगा कि ये दोनों में किसका परमाणु जो आकार है बड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि इसका भी सोडियम का भी तीन ही ठो कक्षा है और क्लोरीन का भी 3 ही ठो कक्षा है। तो हम इसमें पता कैसे करेंगे कि अब कौन बड़ा है कौन छोटा है, दोनों तो हमको बराबर ही देखने में लग रहा है। लेकिन नहीं, देखिए परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है ना। प्रोटॉन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखिए सोडियम में 1 ही ठो था उस टाइम में जब बनाए थे पहले, सोडियम में 1 ही ठो था इलेक्ट्रॉन बाहरी में। तो प्रोटॉन क्या करेगा, बाहर वाले कक्षा को अपनी तरफ थोड़ा खींचेगा, ठीक है। तो सोडियम में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो थोड़ा खिंचाएगा, अपने तरफ खींच लेगा लेकिन थोड़ा सा खिंचाएगा। और फिर ये देखिए क्लोरीन में क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 को अपने तरफ खींचेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा खिंचा जाएगा। इसमें तो 1 ठो था तो 1 ठो मतलब थोड़ा सा खिंचाया, और क्लोरीन में 7 को इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में तो उसको ज़्यादा खींचेगा। तो जब ज़्यादा खींचेगा ना तो हल्का सा वो सोडियम से हल्का छोटा हो जाएगा, इस सिकुड़ जाएगा। जैसे कोई चीज़ खींचेंगे हम, सिकुड़ेगा ना, तो क्लोरीन में थोड़ा सिकुड़ जाता है सोडियम के मुताबिक, ठीक है। तो इसीलिए छोटा तो क्या पूछा है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने में परमाणु आकार जो होती है घट जाती है। सोडियम पीरियोडिक टेबल के बायां में है, सोडियम जो पीरियोडिक टेबल के बायां में है, और क्लोरीन कहाँ है दाहिना में है, ठीक है, दाहिना में है। तो बायां से दाहिना जाने पर जो परमाणु आकार होती है वो थोड़ा सा घट जाता है।
सेल की संख्या समान रहती है, याद रखिएगा सेल की संख्या समान रहती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करता है बीच वाले प्रोटॉन, जिसके वजह से थोड़ा सा वो सिकुड़ जाता है तो छोटा हो जाता है। ठीक है, यही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए ना, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार घटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। अब नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है दहन को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है दहन को सपोर्ट नहीं करता, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब नहीं रख सकते हैं। ये सब रखेंगे तो वो टंगस्टन के साथ अभिक्रिया कर लेगी। ठीक है, बल्ब के अंदर जो टंगस्टन होता है, ये टंगस्टन का बना होता है, इसके साथ अभिक्रिया कर लेगी, इसलिए हाइड्रोजन को या फिर ऑक्सीजन ये सब को नहीं रखते हैं, नाइट्रोजन को रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोरस की परमाणविकता क्या होती है? तो याद रखिए कि फास्फोरस की परमाणविकता जो होती है चर्तु परमाणविक होती है। क्या होती है? चर्तु, देख लीजिए चर्तु परमाणविक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कार्बन के किस अग्ररूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब की तरह होता है? फ्लोरीन का रचना देखेंगे कि भूगर्भीय ग्लोब का तरह होता है, मतलब पृथ्वी के जैसा गोल है वैसा होता है, 3D में होता है, हमसे बन नहीं रहा है, 3D में होता है। लेकिन किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। ठीक है, याद रखिए भूगर्भीय ग्लोब का तरह हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्लोरीन का ही होता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम। अब सोडियम कार्बोनेट देखिए, एक होता है खाने का सोडा, जो होता है खाने का सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट, और एक है धोवन सोडा। ऑप्शन देखिए ये गलत हो गया है, गलत टाइप हो गया है, ये धोवन सोडा होगा, धोवन सोडा। ठीक है, सही कर लीजिएगा। इसका होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, H2O। ठीक है, Na2CO3 10H2O। ठीक है, और इसका खाने का सोडा का होता है NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaClO का होल ट्वाइस। ठीक है, CaClO का होल ट्वाइस। और साधारण नमक का होता है NaCl। ठीक है, NaCl। तो हमसे पूछा सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट होता है धावन सोडा का। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। बी नंबर में टाइपिंग गलत हो गया है, इसे मत देखिएगा। धावन सोडा धावन सोडा बोला जाता है। और खाने का सोडा होता है NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, H लगा हुआ है, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaClO का होल ट्वाइस। और साधारण नमक का तो जानते ही होंगे NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित से कौन सा जीव पूर्ण जनन और मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन करता है? अब मुकुलन विधि द्वारा देखिए, हाइड्रा होता है ऐसा होता है, जैसे ऐसे होता है हाइड्रा। और मुकुलन गया मतलब क्या होता है? उसके छोटा सा कहीं पे से थोड़ा सा निकलता है ऐसे करके, और वो बाद में फिर ये टूट टूट के गिर जाता है, और फिर इसी से एक दूसरा हाइड्रा बन जाता है, ठीक है, इसी से दूसरा ये टूटा, ये वाला जो भाग है, ये भाग जो है ये टूटा और इसी से गिरा, और इसी से एक दूसरा हाइड्रा बन गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मुकुलन विधि। ठीक है, मुकुलन विधि द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा ही मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केचुआ निम्नलिखित में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? केचुआ जो होता है वो एनेलिडा से होता है। जब जंतु जगत पढ़ाएंगे, हम सोच रहे हैं कि एक थ्योरी का भी क्लास ले। यदि आप लोगों को थ्योरी का क्लास करना है तो कमेंट में यस लिखिएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक थ्योरी का क्लास भी ले लें, जिसमें एनिमल ये सब जितना भी होता है सारा चीज़ हम थ्योरी के माध्यम से अच्छा से समझा देंगे। तो देखिए यहाँ पे तो अभी उतना टाइम नहीं है, तो मैं बताऊँगा नहीं, आंसर बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोगों की थ्योरी की क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट में यस लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक थ्योरी का भी क्लास ले लूँ। ठीक है,
चलिए इसका आंसर होगा एनेलिडा। केचुआ जो होता है एनेलिडा संघ से आता है, क्योंकि केचुआ को देखिएगा, दिखा देते हैं हम, डायग्राम मुझे उतना अच्छा से आता नहीं। एनेलिडा संघ का जितना भी प्राणी होता है उसके शरीर पे ऐसे 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 दाग होता है, पतला पतला करके ऐसे ऐसे दाग होता है, ठीक है, पतला पतला करके दाग होता है। केचुआ पे देखिए ये दाग होता है, और जितने भी प्राणी के शरीर पे ऐसे दाग होता है वो एनेलिडा संघ से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा एनेलिडा। बोलिए अगर थ्योरी की क्लास चाहिए तो कमेंट में यस लिखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित से कौन से पशु में सबसे छोटी आंत होती है? चलिए ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन ऑफ द डे, ये ऑप्शन में इसका ये कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। जिसका आंसर सही होगा उसमें मैं हार्ट दूंगा, ठीक है, हार्ट दूंगा, रेड हार्ट दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं कल बताऊंगा, वैसे आप लोग कमेंट में दे दिएगा, इजी क्वेश्चन है। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।